करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर के करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्किट थ्योरी के बारे में। बहुत ही अच्छे अच्छे सर्किट हमने वहां पर सॉल्व किए थे और किस तरीके से अप्रोच लगानी है सर्किट्स पर वो सब हमने वहां देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बैटरी के बारे में, सेल के बारे में। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, बैटरी और सेल, और देखा भी होगा। जस्ट लाइक जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, लेट्स से टीवी रिमोट, उसमें सेल यूज होता है, घड़ी उसमें सेल यूज होता है, हमारे ऑटोमोबाइल्स कार उसमें बैटरी यूज होती है। अब ये बेसिकली है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके पीछे हम नहीं जाने वाले हैं। ये आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक छोटा सा ओवरव्यू अगर मैं दे दूं तो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन? उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स के बीच में केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, लाइक कैथोड और एनोड। आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, एक कैथोड हो जाता है और एनोड हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। उनकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड्स चार्ज रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रोड चार्ज गेन करता है। जो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसकी वजह से एक टर्मिनल हायर हो जाता है, एक टर्मिनल लोअर हो जाता है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स डेवलप हो जाता है। क्लियर एकदम? सो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी और सेल वो कुछ इस तरीके से है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? ये कौन सा टर्मिनल होता है, हायर। इसको कौन सा टर्मिनल बोलते हैं, हायर। और इसको कौन सा टर्मिनल बोलते हैं, लोअर। प्लस माइनस से भी हम इसको दिखा सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, लेट्स से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से 5 वोल्ट। तो क्या मतलब है, VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 5 वोल्ट। VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 5 वोल्ट। क्लियर है? अब ये तो मैं बता चुका हूं कि बैटरी जो होती है, बैटरी और सेल इज द सोर्स ऑफ चार्ज और एनर्जी। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। इस बात को आप ध्यान रखना। बैटरी और सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब बात हम कर चुके हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में ही, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही सर्किट से, सिंपल सर्किट से आपको बताया था। लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 5 वोल्ट। तो यहां पर भी 5 वोल्ट है और यहां पर 0 वोल्ट। तो करंट दौड़ेगा इधर की तरफ, विच इज 1 एम्पेयर। करंट दौड़ने का मतलब है चार्ज दौड़ रहा है। ठीक है, एकदम क्लियर है? अब देखो, जब यहां पर चार्ज आया तो उसकी एनर्जी कितनी थी, 0, W बराबर QV। यहां पर चार्ज आया तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 5 इंटू Q। तो यहां पर भी उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 5 इंटू Q। यहां पर उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 0। कौन खा गया, रजिस्टर। ये सब बातें हम कर चुके हैं। कौन खा गया, रजिस्टर। अब जैसे ये चार्ज यहां आया तो देखो, जैसे ही वो बैटरी के अंदर से क्रॉस कर गया, जैसे ही वो बैटरी के अंदर से क्रॉस कर गया, वैसे ही उसमें एनर्जी आ गई। दैट मीन्स उसको एनर्जी किसने दी होगी, बैटरी ने। सो दैट मीन्स बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड चार्ज आर द कैरियर्स which transfer energy or potential from one point to another। क्लियर है? एक वर्ड होता है, टर्मिनोलॉजी होती है EMF। क्या बोला मैंने, EMF। इसको हम समझते हैं। EMF क्या होता है, फुल फॉर्म में लिखता हूं पहले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम में ही फोर्स है, लेकिन ये कोई किसी तरीके की कोई फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या है, अगर आप यहीं पर देखोगे, ये हाई टर्मिनल है, लोअर टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर है? दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैं एक बैटरी को ब्रॉड करके ऐसे दिखा दूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। क्लियर एकदम? मान लो एक चार्ज यहां पर आया, एक चार्ज यहां पर आया, मान लो यहां पर एक चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लग रही होगी ना यार, F इज इक्वल्स टू QE। लेकिन ये चार्ज यहां से यहां तो जाता ही है। कौन लेकर के जा रहा है इस चार्ज को, ये सोचो यार। अपने आप तो ये चार्ज जो है लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल तक जाएगा नहीं, तो कौन लेके जा रहा है, बैटरी। बैटरी में कौन, केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसा समझो, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, बैटरी के अंदर कोई है और वो इस चार्ज को उसके लोअर टर्मिनल से खींचकर हायर टर्मिनल तक लेके जा रहा है। और ऐसा करने में उसने जितना वर्क किया, वही वर्क उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। किसकी,
चार्ज की, और उसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो बेसिकली ईएमएफ इज व्हाट? ईएमएफ की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग अ 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये चार्ज कभी भी लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल तक अपने आप नहीं जाएगा, किसी को वर्क करना पड़ेगा। कौन वर्क करेगा? बैटरी वाया केमिकल रिएक्शंस। और जितना बैटरी वर्क करेगी वही उसकी स्टोर्ड हो जाएगी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी किसकी? चार्ज की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और वही वर्क डन क्या कहलाता है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ईएमएफ हमें समझ में आ गया, ईएमएफ हमें समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ कि भाई बैटरी के अंदर ऐसा तो है नहीं एक या दो चार्जेस हैं, अनंत चार्जेस हैं। बैटरी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक या दो चार्जेस हैं, बैटरी के अंदर तो अनंत चार्जेस हैं। अब जब मान लो बैटरी चार्ज को एक पॉइंट से लोअर टर्मिनल से हाई टर्मिनल तक लेकर के आ रही है, तो उसको जो दूसरे चार्जेस हैं उसका सामना भी करना पड़ेगा। मतलब कि जब बैटरी उसको यहां से यहां तक लेकर के आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि स्मूथली ये काम हो गया होगा, बहुत सारी हिंड्रेंस होगी बीच में। अब उसी हिंड्रेंस को पार करने के लिए भी उसको कुछ एनर्जी खर्च होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? जब बैटरी चार्ज को लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल तक लेकर के आएगी तो ऐसा तो है नहीं ये काम स्मूथली हो जाएगा कि उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएंगी, बिल्कुल बाधा आएंगी, बहुत सारी बाधा आएंगी। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए भी तो उसकी कुछ एनर्जी खर्च होगी। कहने का मतलब है मान लो बैटरी को, इस चार्ज को यहां से यहां तक लेकर जाने में मान लो 20 जूल एनर्जी खर्च हुई, तो चार्ज की एनर्जी 20 जूल बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20 जूल की 20 जूल मिलेगी, नहीं। अरे कुछ एनर्जी तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी तो खर्च हुई होगी। मान लो 4 जूल खर्च हो गई, तो आपको कितनी मिली? मतलब यहां पर आपको कितनी मिली? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 20 माइनस 4 विच इज 16। समझना जरा इस बात को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहली बात, ईएमएफ क्या है? इट इज अ वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल। क्लियर एकदम? लेकिन ये जो काम है चार्ज को लोअर से हायर तक ले जाने में, ये स्मूथली नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आएंगी और उसी हिंड्रेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। मान लो ये अपनी बैटरी, ईएमएफ इज ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, या फिर उसके बगल में लगा देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैपिटल इज द ईएमएफ एंड स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। क्लियर है एकदम? ये पॉइंट एकदम क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान रखना, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ होता है बैटरी का, वो क्या है? वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल। अब जितना उसने कार्य किया कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में भी एब्जॉर्ब होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी खर्च होगा। तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 20 जूल मान लो वर्क डन बाय बैटरी, 4 जूल मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च हो गया, हमें कितना मिलेगा? 16 जूल। तो वो 16 जूल ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वो 16 जूल ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अब इनमें रिलेशन जनरेट करते हैं हम, इनमें एक रिलेशन देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ध्यान से देखिए, मान लीजिए लेट्स से एक बैटरी है जिसका ईएमएफ गिवन है E, इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, और उसको मैं एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देता हूं जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R। क्लियर है? और लेट्स से इसमें करंट फ्लो कर रहा है I।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? सुनिए जरा, बैटरी जिसका ईएमएफ कितना है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, और उसको मैंने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया जिसका कैपिटल रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी जिसका रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर। क्लियर है? सर्किट में करंट दौड़ रहा है आई। अब देखो, across the end of the conductor, across the end of the battery there must be a potential difference, और वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, रजिस्टर के अक्रॉस। क्लियर है एकदम? अब पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखना हमें आता है ना, चलिए पहले यहाँ पर प्लस माइनस लगाइए, इसका प्लस ए रहा, इसका प्लस माइनस ए रहा, इसका प्लस ए रहा, इसका माइनस ए रहा, ए से चलना शुरू करते हैं, वी ए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए, ई आगे बढ़े, माइनस से प्लस बढ़ गए, कितना बढ़ गए, आई आर, और फाइनली कहाँ पहुंच गए, बी पर। तो यहां से वी ए माइनस वी बी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड्स, वो कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर, कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर। और यही पोटेंशियल ड्रॉप आपको किसके क्रॉस मिलेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। क्लियर है? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द सिंपल सा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब और बेसिक सी बातें देखते हैं। देखिए यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा। सो ओम्स लॉ के माध्यम से हम क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बन जाएगा, आई आर बराबर ई माइनस आई आर। तो यहां से आई निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ई अपॉन, यहां से आई निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सो इस तरीके से तो हम निकालते हैं करंट। अब आप कहोगे सर हमने तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, हमने तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए और हमने तो V को सीधा V लिया था। वहां पर ईएमएफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन आपको करके दी हुई होगी। जब भी आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वहां पर बैटरी का V नहीं गिवन होगा, बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा। V यू नीड टू कैलकुलेट। क्लियर है? और अगर कहीं ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं की गई है तो आप डायरेक्टली समझ लेना उसने सारी कैलकुलेशन करके आपको क्या दे दिया है, पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब कि ईएमएफ में से जितना इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होना था वो ड्रॉप करके और माइनस करके आपको V दे रहा है। क्लियर है एकदम? लेकिन हाँ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ गिवन है सो यू हैव टू डू फर्स्ट, यू हैव टू कैलकुलेट दिस V। क्लियर एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर? और देखते हैं। सो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस तरीके से हम करंट निकालेंगे इन द सर्किट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि क्वेश्चन ये है कि क्या ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल डिपेंड ऑन द कैपिटल आर। फॉर्मूले में आ रहा है क्या ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिपेंड ऑन द कैपिटल आर? नो, EMF will not depend on capital R, क्योंकि EMF है क्या, it is the work done by battery in bringing a unit positive charge from its lower terminal to higher terminal। वो फिक्स होगा बैटरी का फिक्स होगा EMF। क्लियर है? वो कैपिटल R पे डिपेंड नहीं कर रहा। और क्या V डिपेंड ऑन कैपिटल R? यस, V डिपेंड ऑन कैपिटल R। क्यों? क्योंकि I डिपेंड ऑन कैपिटल R। I कैसे निकाला आपने, E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर कैपिटल R आप बढ़ाओगे तो I घटेगा, कैपिटल R घटाओगे तो I बढ़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग V भी चेंज होगा। दैट मीन्स V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द terminals of the battery will depend on the capital R, while its EMF will not going to depend on capital R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतना कंसेप्ट क्लियर है एकदम? इसको आप नोट करिए, हम और आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि हमने रिलेशन तो देख लिया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या V इज ऑलवेज लेस देन E? नो। आपने पढ़ा होगा दो तरीके की बैटरी होती है, दो तरीके की सेल होती हैं, चार्जेबल और रिचार्जेबल। कुछ सेल ऐसी होती हैं कि आपने यूज किया और खत्म, अब आप उसको चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बैटरी ऐसी होती हैं कि यस, आप उसको अगेन रिचार्ज कर सकते हो। अब कैसे? लाइक अभी जो हमने सर्किट पढ़ा था तो देखिए वो कुछ इस तरीके से था।
अभी जो हमने सर्किट पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था, लाइक दिस। यहां से करंट निकल रहा था, मतलब इन दिस केस बैटरी इज द सोर्स। बैटरी कैसे काम कर रही है? सोर्स ऑफ एनर्जी। मान लो कुछ इस तरीके का मैं अरेंजमेंट बना दूं, इस बैटरी से एक हैवी बैटरी कनेक्ट कर दूं लाइक दिस, इस तरीके से। EMF इज E। अब देखिए क्या होगा। अब क्या होगा, ये वाली छोटी बैटरी इस सर्किट में इस तरीके से करंट करेगी और ये वाली बैटरी इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन डोमिनेंट कौन होगा? ये। दैट मीन्स इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस। क्लियर एकदम? This point is now A, this point is now B. Now this is plus, this is minus, this is plus, this is minus. Now we will go. A से चलना शुरू करेंगे VA. प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए? E. प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए? IR। और फाइनली कहाँ पहुंच गए? B पर। सो यहाँ से जब मैं VA माइनस VB निकालूंगा, विच इज V, वो कितना आ जाएगा? E प्लस IR. So in this case V is greater than E. That means it is not necessary कि V is always less than E. बट ये ध्यान रखिए, इस केस में क्या हो रहा है, देखिए बैटरी डिस्चार्ज कर रही है। इस केस में क्या हो रहा है? बैटरी डिस्चार्ज कर रही है। और इस केस में क्या हो रहा है? बैटरी चार्ज कर रही है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दिस इज द चार्जिंग इक्वेशन ऑफ बैटरी एंड दिस इज द डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ बैटरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बेसिकली सारा खेल किसका है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इस केस में बैटरी किसकी तरह काम कर रही है? सोर्स की तरह प्रोवाइड कर रही है। और इस केस में बैटरी किसकी तरह काम कर रही है? लोड की तरह। इस केस में बैटरी किसकी तरह काम कर रही है? लोड की तरह। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? नाउ अब हम इसमें देखते हैं ये भी हमें समझ में आ गया भाई, क्लियर है? सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। नाउ अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लाइक हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। वही दो तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लीजिए इस तरीके से 3 या इससे ज्यादा बैटरी हैं जिसके EMF गिवन है E1, E2, E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सो ऑन। क्लियर है? और करंट की डायरेक्शन लाइक दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अब क्या होगा, E इक्विवेलेंट निकालने का क्या मतलब है? इन सभी की जगह एक बैटरी जिसका EMF आपको निकालना है और एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है, जो कि सेम काम करेगा जो कि ये तीनों मिलकर कर रहे थे। ये तीनों मिलकर यहां से कितने एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे थे? लेट्स से I। क्लियर एकदम? नाउ VA माइनस VB निकालते हैं। चलिए इस केस में VA A से चलना शुरू करेंगे, प्लस माइनस लगा देते हैं। हियर इट इज प्लस, इट इज माइनस, इट इज प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। चलिए ए से चलना शुरू करते हैं। प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए? E1। माइनस से प्लस बढ़ गए, कितना बढ़ गए? IR1। प्लस से माइनस घट गए E2, माइनस से प्लस बढ़ गए IR2, प्लस से माइनस घट गए E3, माइनस से प्लस बढ़ गए IR3 और फाइनली कहां पहुंच गए? B पर। अब अगर मैं यहां से VA माइनस VB निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस IR1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर एकदम? अब वही सेम कंसेप्ट अगर यहां लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करा दूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करा दूंगा, सो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट कि E इक्वलेंट कितना आ गया? सिंपली E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन।
और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ऐसे समझिए कंसेप्ट, ऐसे समझिए, मान लीजिए दो बैटरी को मैं इस तरीके से लगा दूंगा और इंटरनल रेजिस्टेंस लेट से 1 ओम और 2 ओम, ये लेट से 5 वोल्ट, ये लेट से 10 वोल्ट। सो इनका ई इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, ई इक्विवेलेंट कितना होगा 15 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट कितना होगा 3 ओम। अब मान लो इस तरीके से भी हो सकता है, मान लीजिए इस तरीके से भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक टर्मिनल को मान लो मैं स्विच कर दूं, लेट्स से दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट 2 ओम और लेट्स से दिस इज 5 वोल्ट एंड 1 ओम। देखिए आर इक्विवेलेंट तो अभी भी 3 ओम ही आएगा, लेकिन जो V इक्विवेलेंट होगा, E इक्विवेलेंट होगा, वो देखिए इस बार क्या हो जाएगा माइनस। क्यों? मान लीजिए मैं किसी भी एक बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, क्लियर है? तो उसके लिए E इक्विवेलेंट सिंपली क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट सिंपली क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 विच इज 5 वोल्ट। अब ये जो 5 वोल्ट का हायर और लोअर है, ये कौन डिसाइड करेगा कि A हायर है, B हायर है? बड़ी बैटरी, क्लियर है? देखिए बड़ी बैटरी 10 वोल्ट की है, उसका हायर ए से कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट आया है 5 वोल्ट, उसका हायर भी क्या होगा ए, क्लियर एकदम? इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। डिस्कस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेट्स से 2 cells of EMF E1 and E2 are connected in parallel combination like this। और मान लीजिए यहां से करंट आ रहा है I और वो I1 और I2 में लेट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट, दैट मीन्स इन दोनों की जगह एक बैटरी और एक रजिस्टर जो कि सेम काम करेगा, जो कि ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं, क्लियर एकदम? लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। चलिए अब अगेन हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। चलिए ए से चलना शुरू करते हैं, VA आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, तो प्लस से माइनस घट गया, कितना घट गया E1, माइनस से प्लस बढ़ गया, कितना बढ़ गया I1 R1 और फाइनली कहां पहुंच गए B पर। सो फ्रॉम हेयर VA माइनस VB विच इज इक्वल टू V, लेट्स से वो कितना आ गया E1 माइनस I1 R1। सिमिलरली यहां से हम ड्रॉप निकालेंगे, तो क्या आएगा VA माइनस E2 प्लस I2 R2, वो किसके बराबर हो जाएगा VB के। सो VA माइनस VB विच इज इक्वल टू V, वो किसके बराबर होगा E2 माइनस I2 R2, क्लियर है? इन द सेम मैनर यहां पर हम निकालेंगे तो VA माइनस E equivalent plus R equivalent will be equals to VB। So VA minus VB which is equals to V बराबर E equivalent minus I into R equivalent। अब नाउ इस जंक्शन पर हम KCL लगाएंगे, वो क्या आएगा I will be equals to what I1 plus I2। नाउ यहां से I की वैल्यू निकालिए, तो देखिए क्या आएगा, यहां से I की वैल्यू क्या आएगी E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन में R इक्विवेलेंट। यहां से I की वैल्यू निकालिए, वो क्या आएगी E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। यहां से I1 की वैल्यू निकालिए, सिमिलरली I1 क्या आएगा E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली I2 क्या आएगा E2 माइनस V अपॉन R2। इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीजों को। सो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट बराबर E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, क्लियर है? दोनों साइड अगर हम कंपेयर कराएंगे
दोनों साइड कंपेयर कराएंगे तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट क्या आ गया, E1 by R1 प्लस E2 by R2 एंड सो ऑन, और 1 by R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, 1 by R1 प्लस 1 by R2। क्लियर है? सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ। ध्यान रखना E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 ये क्या है, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। अगर आपको E इक्विवेलेंट निकालना है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को R इक्विवेलेंट से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम हम करते हैं, सिंपल सिंपल सी। मान लीजिए ये प्रॉब्लम हम करते हैं, लेट्स से ये दो बैटरी, ये दो सेल लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, इनका इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, E1 प्लस E2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए इस बार कॉम्बिनेशन कैसा है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, मतलब ये रिवर्स में लगा दी गई है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब देखो आंसर तो 4 वोल्ट है, मुझे मालूम है 10 माइनस 6 4 वोल्ट। क्लियर है एकदम? अब कौन सा हायर कौन सा लोअर, ध्यान रखना ये किस बात पे डिपेंड करता है, मतलब ए का हायर होगा या बी का हायर होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि हायर टर्मिनल जो दोनों में से ज्यादा ईएमएफ है वो किसका है, दोनों में से ज्यादा ईएमएफ किसका है, 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का हायर कहां पर है, ए पर। तो आंसर देखिए ऐसे होगा, दिस इज द आंसर। क्लियर है एकदम? सो इसका नेट ईएमएफ कितना होगा, 4 वोल्ट, और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 ओम। क्लियर है एकदम? नाउ इस पर चलते हैं, इस पर चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट बाय, ध्यान रखिए, इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट बराबर E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 एंड सो ऑन। अब पॉइंट ये है, देखिए लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अब कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर होगा, मतलब कि इसका E इक्विवेलेंट ऐसे भी बन सकता है। क्लियर है? और इसका E इक्विवेलेंट ऐसे भी बन सकता है। क्लियर है एकदम? लेट्स से दिस इज A, दिस इज B। अब अगेन वही देखेंगे हम, क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन देखिए, ये प्लस माइनस, लेकिन यहां माइनस प्लस है तो एक माइनस करना होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 20 वोल्ट का ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये वाला टर्मिनल, और 12 वोल्ट वाले के से भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। दैट मींस ओवरऑल ये हायर ही होगा, ओवरऑल ये हायर ही होगा। दैट मींस जो हम VA माइनस VB निकाल रहे हैं, VA माइनस VB निकाल रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो देखिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, E1 बाय R1 दैट मींस 20/2। इसके लिए क्या करेंगे, माइनस 18 बाय 6। क्लियर एकदम? माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी। इसके लिए क्या करेंगे, 12/3, तो ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 प्लस 4, तो कितना आ गया, 11। लेकिन ये 11 क्या आया है, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट निकालने के लिए अभी R इक्विवेलेंट निकालिए। R इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, यहाँ पे करता हूं, 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम। सो सिंपली E इक्विवेलेंट कितना आ गया, 11 वोल्ट। दैट मींस इस तरीके से हो जाएगा, ये 11 वोल्ट और ये 1 ओम। क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन। लेट्स से इस तरीके से अरेंज कर रखा है और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा रखा है, उससे करंट वो पूछ रहे हैं। तो ठीक है भाई, सबसे पहले E इक्विवेलेंट निकालिए, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, वो कितना आएगा, E1 बाय R1। अब देखिए ये वाली साइड दो बैटरी के हायर से कनेक्टेड है। दैट मींस ये हायर होगा और ये लोअर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये हायर होगा और ये लोअर होगा। क्लियर है एकदम? नाउ पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा, 3/1 माइनस 4/2 प्लस 6/1, तो कितना आ गया, 3 माइनस 2 प्लस 6, कितना आ जाएगा ये 7 वोल्ट। कितना आ जाएगा ये 7 वोल्ट। लेकिन ये क्या है, 7, ये क्या आ गया, E इक्विवेलेंट बाय
आर इक्विवेलेंट। सो ई इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इनका आर इक्विवेलेंट निकालिए, 1 2 और 1, 1 2 और 1 का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2 + 1 + 2, तो कितना आ जाएगा ये 5, 2/5 ओम, कितना आ जाएगा 2/5 ओम। अब इसको 2/5 ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 7 × 2/5, दैट मीन्स 14/5 ओम, सॉरी 14/5 वोल्ट। इक्विवेलेंट आ गया, अब तो कुछ नहीं है, अब तो सिंपल है एकदम, इक्विवेलेंट आ गया है आपके पास। तो अब इस सर्किट को हम अगर रीड्रॉ करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा पोर्शन, इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करेंगे इस सर्किट को, तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बैटरी मैंने ऐसे बनाई क्योंकि यही मैंने हाई टर्मिनल दे दिया, क्लियर है। सो वो कितना आ गया 14/5 ओम, सॉरी 14/5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया है 2/5 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 8/5 ओम। करंट निकालना है, करंट निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ईएमएफ पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, I = E/, में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्लियर एकदम। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, इनको आप नोट करिए। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट सीरीज में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट है क्या, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप चलाते हो तो वो थोड़ी देर बाद हीट अप होने लगता है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है, मान लीजिए एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो आपस में एक दूसरे से टकराते भी हैं, और बेसिकली चार्ज क्या काम करते हैं, बैटरी से एनर्जी ले रहे हैं और आपको दे रहे हैं, बैटरी से एनर्जी ले रहे हैं और आपको दे रहे हैं। कुछ एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो इफेक्टिवली, और कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, और उस लॉस होती एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब उसी के कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं, कुछ उसी के रिलेटेड फिजिक्स देखते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अच्छी अच्छी। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए सिंपल सी अप्रोच, मान लीजिए एक रजिस्टर है हमारे पास, एक रजिस्टर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस है R, और उसमें लेट्स से I करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल V ले लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V - 0 विच इज V, क्लियर है। और करंट है I करंट फ्लो कर रहा है, दैट मींस लेट्स से इस पॉइंट पर चार्ज है Q चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी एक टाइम पर, तो यहां पर चार्ज की एनर्जी कितनी है Q × V, ये बात हम कर चुके हैं। और यहां पर एनर्जी कितनी है 0, कौन खा गया, रजिस्टर, कौन खा गया, रजिस्टर। और किसने दी होगी ये एनर्जी, बैटरी ने। देखिए ये सब बात हम कर चुके हैं, किसने दी होगी ये एनर्जी, बैटरी ने। मतलब कि सर्किट कुछ यहां से चल रहा होगा लाइक दिस, सर्किट कुछ यहां से चल रहा होगा लाइक दिस, क्लियर है। V वोल्ट की बैटरी है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो एनर्जी इसको किसने दी है, एनर्जी इसको किसने दी है, एनर्जी इसको किसने दी है, बैटरी ने, क्लियर एकदम। उसी की हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं एक बार। अच्छा एक बात बताओ, क्लियर एकदम। अब एनर्जी जो है बैटरी ने दी है, वो कितनी दी है वो हम निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहां से लेके यहां तक जाने में उसकी कितनी एनर्जी चेंज हुई, कितनी एनर्जी खर्च हो गई, डेल्टा यू बराबर Q × V, डेल्टा यू बराबर Q × V। और उतना ही उसने काम किया होगा, उतना ही उसने काम किया होगा। यहां से लेके यहां तक जाने में जितना कार्य उसने किया, वो सारा कार्य कहां खर्च हो गया, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन द एनर्जी में, क्लियर एकदम। सो दैट मींस किसी भी इंस्टेंट पर जो छोटा वेरी स्मॉल वर्क किया है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q × डेल्टा V, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q × डेल्टा V। और Q को किसी भी इंस्टेंट पर मैं क्या लिख सकता हूं, Q को किसी भी इंस्टेंट पर क्या लिख सकता हूं, I × dt। ये तो आप समझ रहे हो, दैट मींस dw बराबर क्या आ गया, VI × dt,
dw बराबर vi इंटू dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक चीज सुनी होगी आपने, पावर। पावर बेसिकली क्या होती है, पहले उस पर चर्चा कर देते हैं। पावर बेसिकली क्या होती है? इट इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो हमें समझ में आ गया किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये होती है पावर। मतलब dw बाई dt या फिर de बाई dt। पावर इज व्हाट? dw बाई dt या फिर de बाई dt। किस रेट से कार्य किया जा रहा है, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो होती है पावर। स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट या जूल पर सेकेंड। मान लीजिए कोई भी एप्लायंसेस आपने देखा होगा, उस पर जरूर लिखा रहता है लेट्स से पावर बराबर लेट्स से 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वॉट। क्लियर? इसका क्या मतलब है? 100 वॉट का क्या मतलब है कि वो अप्लायंसेस एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पावर समझ में आ गया। सो यहां से हम पावर निकाल सकते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे। सो dw या de बाई dt यहां से क्या आ जाएगा? vi, और वो ही क्या होता है? पावर। वो ही क्या होता है? पावर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दैट मीन्स एक एक्सप्रेशन हमें पता चल गया, P बराबर क्या होता है? E अपॉन में T। जनरल अगर मैं बात करूं, P बराबर क्या होता है? E अपॉन में T, वेयर P इज द पावर, E इज द एनर्जी कंजम्पशन एंड T इज द टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है, मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि एक एप्लायंसेस की पावर है लेट्स से 100 वॉट, और अगर उस एप्लायंसेस को मान लो 1 मिनट चलाया जाए तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? कितनी एनर्जी? देखिए ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो सिंपल है यार, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में। तो E बराबर P इंटू टी। पावर कितना है? 100 और टाइम कितना है? 60। तो कितना आ जाएगा? 6000 जूल। कितना आ जाएगा? 6000 जूल 1 मिनट में वो कंज्यूम कर लेगा। क्लियर है? तो पावर का मतलब आपको समझना है। पावर क्या है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट मींस dw बाई dt या फिर de बाई dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ बैटरी। हमने क्या निकाला? पावर ऑफ बैटरी इज व्हाट? v इंटू आई। पावर ऑफ बैटरी हमने क्या निकाल दी? पावर ऑफ बैटरी हमने क्या निकाल दी? देखिए v इंटू आई। ये क्या निकाला? सुनिए जरा। पावर ऑफ बैटरी मतलब कि किस रेट से ये एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, किस रेट से ये रजिस्टर को एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, ये हमने निकाल दिया। पावर ऑफ बैटरी इज दिस। अब अगर मान लो यही एनर्जी यहां हो रही है, अब किस रेट से ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो ठीक है यार, इस v को मैं किसी भी इंस्टेंट पर क्या लिख सकता हूं? v को यहां पर किसी भी इंस्टेंट पर क्या लिखा जा सकता है? IR। दैट मींस रजिस्टर की जो पावर आ गई उसको हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल्स टू IR इंटू आई। तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर, या फिर आई को क्या लिख सकते हैं? v बाय आर। दैट मींस पावर का एक और एक्सप्रेशन v स्क्वायर बाय आर। सो ये 3 एक्सप्रेशन पावर कंजम्पशन के आ गए। ये क्या निकाला? vi स्पेसिफिकली समझ लो क्या निकाला? vi स्पेसिफिकली क्या निकाला? पावर ऑफ बैटरी, कि बैटरी किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। और आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर जनरली क्या निकाला हमने? कि ये आर ओम का रजिस्टर किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ध्यान से सुन लेना कि पावर गिवन है और टाइम गिवन है, एनर्जी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कराना है। तो उस टाइम इंटरवल में टोटल खपत आ जाएगी एनर्जी की, टोटल एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगेन मैं रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूं। ये हमने क्या निकाला? पावर ऑफ बैटरी, मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ बैटरी। ये क्या निकाला हमने? कि ये रजिस्टर, आर ओम का रजिस्टर, इस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। क्लियर एकदम? अब अगर हम बेसिक चर्चा और करें, मान लो हीट निकालनी है या एनर्जी निकालनी है, तो देखिए यहीं से ही आ जाएगी। हीट निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, तो देखिए अब यहीं से ही आ जाएगी। इसको मैं रब कर देता हूं। दैट मींस dw की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? dh बराबर v की जगह क्या लिख सकता हूं? IR। दैट मींस I स्क्वायर R dt। ये क्या आया? इतने छोटे से टाइम इंटरवल में छोटी सी हीट।
अगर टोटल निकालना हो तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ये देखिए जनरल एक्सप्रेशन आ गया और टाइम लगा देंगे, लिमिट्स लगा देंगे। अब मान लो अगर आई जो है कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा और हीट लॉस सिंपली क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कब है, इफ करंट इज कांस्टेंट। लेट्स से करंट इज नॉट कांस्टेंट, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेट्स से आई इज इक्वल्स टू 2t, तो उस केस में आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन करना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये फंडामेंटल आप समझ लीजिए पावर और हीट के, पावर और हीट के। दिस इज द पावर ऑफ बैटरी, मतलब बैटरी किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, वो एनर्जी कंज्यूम भी कर सकती है। दैट मींस मान लीजिए सर्किट कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए सर्किट कुछ इस तरीके से है, क्लियर है? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, ये अभी भी पढ़ा है मैंने, ये क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है। मतलब इस केस में जो VI है, VI क्या होगा, किस रेट से बैटरी अपने आप को चार्ज कर रही है, किस रेट से बैटरी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि करंट देखिए हायर से किधर जा रहा है, बैटरी के लोअर टर्मिनल में। दैट मीन्स जो चार्ज है वो हायर से किधर जा रहा है, लोअर टर्मिनल में। दैट मीन्स यहां पर एनर्जी होगी QV, यहां होगी 0। कौन खा गया, बैटरी। मतलब बैटरी अब चार्ज हो रही है और यहां पर कोई एक चार्जिंग एलिमेंट लगा हुआ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ करंट ही आपको क्या बताता है कि बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है, मतलब एनर्जी दे रही है, या फिर लोड की तरह काम कर रही है, एनर्जी कंज्यूम कर रही है। VI इज द रेट कि पर सेकेंड VI एनर्जी बैटरी कंज्यूम कर रही है या फिर दे रही है, वो किस बात पे डिपेंड कर रहेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इस फंडामेंटल को उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम हम यहां देखते हैं। पहले इस पे शुरू करते हैं बेसिक प्रॉब्लम से। मान लीजिए एक 2 ओम का रजिस्टर है, उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। वो पूछ रहा है फाइंड द हीट लॉस इन 3 सेकेंड। तो सिंपल है, कांस्टेंट करंट है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, आर कितना है 2 और टी कितना है 3। तो आंसर कितना हो गया 6 जूल। 3 सेकेंड में 6 जूल एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां पर भी सेम क्वेश्चन, बट यहां पर करंट क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। दैट मींस H इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। वैल्यू पुट करेंगे, आई स्क्वायर की जगह 9t स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह 9t स्क्वायर, और r की जगह 2, dt की जगह dt, और लिमिट्स 0 से 2 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा 18 बाहर। t स्क्वायर का क्या होगा, t क्यूब बाय 3। t स्क्वायर का क्या होगा, t क्यूब बाय 3। लिमिट पुट करेंगे तो 2 का क्यूब बाय 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 56 जूल। आंसर क्या आ जाएगा 56 जूल, सॉरी 48 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा 48 जूल एनर्जी विल लॉस इन 2 सेकेंड्स। चलिए कुछ प्रॉब्लम सर्किट के आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सर्किट थ्योरी तो हमें आती है, सर्किट सॉल्व करने हमें आते ही है। वो पूछ रहा है फाइंड द हीट लॉस इन 2 सेकेंड अक्रॉस ऑल द रजिस्टर। सभी रजिस्टर के अक्रॉस 2 सेकेंड में हीट लॉस बताइए। तो सिंपल है एकदम, सर्किट को सॉल्व करना है। ये 0 पोटेंशियल, तो ये कितना पोटेंशियल 20, दैट मींस दिस इज 0, सो दिस इज 20। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो सिंपली हम इसको x मान लेंगे। KCL इक्वेशन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बाय 6 प्लस x माइनस 0 बाय 3 प्लस x माइनस 20 बाय 3 विल बी इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3x, सॉरी इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 6 एलसीएम 2x प्लस 2x माइनस 20 will be equals to 0. That means x plus 2x minus 40 बराबर 0. That means x बराबर
40/5 तो कितना हो गया ये 8 वोल्ट। दैट मींस यहां का पोटेंशियल कितना आ गया 8 वोल्ट। क्लियर है एकदम। सो यहां पर करंट कितना होगा, यहां पर करंट कितना होगा, यहां पर करंट कितना होगा 20 minus 8/3 that means 20 minus 8/3 that means 12/3 that means 4 एम्पेयर। अब ये 4 एम्पेयर का करंट यहां पर और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां का करंट कितना होगा 8 minus 0/6 that means 8/6 that means 4/3 एम्पेयर। और यहां का करंट कितना होगा 8 minus 0/3 that means 8/3 एम्पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। अब सिंपल हीट ड्रॉप निकालना है इन 2 सेकेंड। तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए। इसके लिए क्या होगा I² R इंटू टी दैट मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस हीट कितनी होगी डेवलप 4/3 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 2। और इसके अक्रॉस कितनी होगी 8/3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके से सिंपल प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट करिए। नाउ वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, उनको हम देखते हैं। भाई इलेक्ट्रिक बल्ब आपने सभी ने देखे होंगे, उसके बारे में सुना होगा। लेट्स से मैं बेसिक बात करता हूं। बल्ब पर 2 चीजें आपने देखी होंगी जो जरूर लिखी रहती हैं। एक तो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज और एक उसकी पावर। लेट्स से 100 वॉट और 220 वोल्ट। जनरली 220 वोल्ट ही होता है क्योंकि इंडिया में सप्लाई जो होती है वो 220 वोल्ट की होती है। हर कंट्री के अलग अलग है। इंडिया की सप्लाई 220 वोल्ट है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में, एसी में, क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो कैसी सप्लाई आ रही है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे एसी वाले चैप्टर में। क्लियर है ना। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बल्ब से रिलेटेड। बेसिक चर्चा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए आपको एक बल्ब गिवन है और उस बल्ब की पावर गिवन है। लेट्स से उस बल्ब की पावर गिवन है, लेट्स से कितनी ले लेते हैं, लेट्स से 100 वॉट और ऑपरेटिंग वोल्टेज इज लेट्स से 22 वोल्ट। तो सबसे पहले और मान लीजिए एक बल्ब गिवन है, लेट्स से एक बल्ब गिवन है 50 वॉट एंड 220 वोल्ट। इसका मतलब समझते हैं और हम यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं वो समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो ये हर सेकेंड आपको 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करके देगा। अगर आप 220 वोल्ट की सप्लाई से कम से कनेक्ट करोगे तो पावर उसकी 100 से कुछ कम होगी। कितनी कम होगी वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी निकाल लेंगे। और हाँ, अगर आपने इसको 220 से ज्यादा वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो ये गया काम से, इसके प्राण निकल जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर, फ्यूज हो जाएगा, ये जनरल सी बात है। अच्छा अब देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन करे कि बताओ B1 B2 में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, P का फॉर्मूला आपको पता है V²/R। P का फॉर्मूला आपको पता है V²/R। तो R क्या होगा बेसिकली V²/P। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो V तो ऑपरेटिंग वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है। दैट मींस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दैट मींस क्या मतलब है कि जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। मतलब इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन जनरली क्या आ जाते हैं। क्वेश्चन जनरली क्या आ सकते हैं कि भाई मान लो मैं कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक जनरल चीज लेकर के आपको पढ़ा रहा हूं। लेट्स से मान लीजिए एक बल्ब है, इसकी पावर है लेट्स से P0। इसकी पावर कितनी है P0, वो कितनी भी हो सकती है। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है V0। अब मान लो मैं इस बल्ब को V सप्लाई से कनेक्ट कर दूं।
V सप्लाई से कनेक्ट कर दूं तो इसकी आउटपुट पावर मुझे निकालनी थी। क्लियर है? अब देखिए कैसे करेंगे। अब सिंपल सा फंडा है यार, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, P की जगह P नॉट, V की जगह V नॉट स्क्वायर बाय आर। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट। क्लियर है एकदम? अब देखो इसकी आउटपुट पावर कितनी होगी, सिंपल आउटपुट पावर कितनी होगी, मैं तो फॉर्मूला लगाए जा रहा हूं बार बार, वो कितनी होगी V स्क्वायर बाय आर। अब इसका रेजिस्टेंस तो मैंने निकाल लिया ना, ऐसा थोड़ी है इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है तो V वोल्ट की बैटरी से लगाने के बाद इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। सो आउटपुट पावर कितनी आ जाएगी, सिंपली आउटपुट पावर सिंपली कितनी आ जाएगी, V स्क्वायर की V स्क्वायर और R की जगह V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट। दैट मींस P आउट कितना आ गया, V बाय V नॉट का होल स्क्वायर इनटू P नॉट। सो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक्सप्रेशन आप खुद भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब V गिवन होगा, V नॉट गिवन होगा, P नॉट गिवन होगा, आप आउटपुट पावर निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। और प्रॉब्लम हम देखते हैं। We will see some more concept. Let's say मान लीजिए दो बल्ब हैं B1 और B2। लेट्स से इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट, इसका भी ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट, 100 वॉट, 50 वॉट। मान लीजिए इन दोनों बल्ब को मैं एक 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, B1 और B2। अब क्वेश्चन ये है, बताओ विच वन विल फ्यूज, इन दोनों में से कौन सा फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने का कंसेप्ट आपको मालूम ही है कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा आ जाए बल्ब विल फ्यूज। क्लियर है एकदम? और अगर कम आ जाए तो वो जो उसकी पावर है वो कम होगी, आउटपुट पावर कम होगी। क्लियर है एकदम? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R बराबर P अपॉन में V स्क्वायर, क्योंकि P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R, तो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में P, सॉरी P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R, सो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में P। दैट मींस 110 का स्क्वायर अपॉन में 100। इस केस में क्या आएगा R1, इस केस में क्या आएगा R2। 110 का स्क्वायर अपॉन में 50। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेट्स से मैं इस पूरी टर्म को बोल देता हूं R। सो R1 की वैल्यू क्या हो गई R, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी 2R। R2 की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है इसके ट्वाइस है। दैट मीन्स अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। अब आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना तो सिखा ही रखा है। लेट्स से इसके क्रॉस ड्रॉप होगा V1, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा V2। सो V1 रेशियो V2 कितना आने वाला है R रेशियो 2R, दैट मीन्स 1 रेशियो 2। सो V1 कितना आएगा 1 अपॉन में 3 इंटू टोटल पोटेंशियल कितना है 220। तो लगभग ये कितना आएगा, लगभग ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 73 वोल्ट। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसके अबाउट पोटेंशियल कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 73 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब बचा हुआ पोटेंशियल इसके अक्रॉस चला जाएगा, वो कितना होगा 220 माइनस 73, वो कितना हो जाएगा 220 माइनस 73, तो वो कितना आ जाएगा तकरीबन, एंड इट इज ग्रेटर देन, ये आप देख पा रहे हो, इट इज ग्रेटर देन 110 वोल्ट। This value will comes out to be greater than 110 volt. That means this bulb will fuse. ये बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। नाउ और प्रॉब्लम हम देखते हैं। लेट्स से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम देखते हैं।
पहले एक सिंपल से प्रॉब्लम से हम डील करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो बल्ब हैं B1 और B2, क्लियर है। दोनों का ऑपरेटिंग वोल्टेज लेट से सेम है, दोनों का ऑपरेटिंग वोल्टेज लेट से सेम है 220 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। इसका पावर है लेट से 100 वॉट, इसका पावर है लेट से 50 वॉट। क्वेश्चन ये है कि बताओ जब मैं इन दोनों को सीरीज में लगा दूंगा, जब मैं इन दोनों को सीरीज में लगा दूंगा तो बताओ किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब किसकी चमक ज्यादा होगी B1 और B2 वाले में, जिसका 100 वोट है वो या फिर 50 वॉट है वो। अब देखो कोई भी अगर रैपिडली आंसर देगा या ये कहेगा कि यार इसकी पावर तो ज्यादा है तो आंसर आएगा B1, लेकिन वो गलत है। अब हम इसका कंसेप्ट जानते हैं जरा। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो क्लियर है, मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2, ये बात तो तय है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, ये तो बात हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले बात करिए। अब क्योंकि सीरीज में करंट होता है सेम, सीरीज में करंट होता है सेम और I भी निकल जाएगा, वो कैसे निकलेगा 220 वोल्ट अपॉन में R1 प्लस R2, कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं मैं, 220 अपॉन में R1 प्लस R2। अच्छा भाई, तो इसके अक्रॉस आउटपुट पावर क्या होगी, इसके अक्रॉस आउटपुट पावर P आउटपुट ऑफ 1 क्या होगा I स्क्वायर R1, और इसके अक्रॉस कितनी होगी, इसके अक्रॉस आउटपुट पावर कितनी होगी I स्क्वायर R2, क्योंकि I सेम है इसलिए मैं नहीं लगाया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इन दोनों को कंपेयर कराओगे, क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन R1 इसलिए P आउटपुट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन P आउटपुट ऑफ 1। दैट मींस जिसकी रेटेड पावर कम होगी सीरीज में वो वाला बल्ब ज्यादा जगमगाएगा। दैट मींस एक 50 वॉट का बल्ब और एक 100 वॉट का बल्ब दोनों को सीरीज में लगा दो तो कौन ज्यादा रोशनी देगा, 50 वाला। लेकिन पैरेलल में क्या होता है एक बार हम देखते हैं। अगर मान लो इन्हीं दो बल्ब को मैं पैरेलल में लगा दूं, और आपको मालूम है हमारे घरों में कनेक्शन पैरेलल में होता है, अगर मान लो इन्हीं को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं B1 और B2, अब क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, P आउटपुट ऑफ 1 कितना आएगा V स्क्वायर बाय R1, इसके लिए P आउटपुट ऑफ 2 कितना आएगा V स्क्वायर बाय R2, और क्योंकि आपको मालूम है R2 इज ग्रेटर देन R1 दैट मींस P1 इज ग्रेटर देन P2, दैट मींस जिसकी रेटेड वैल्यू ज्यादा होगी वो ही ज्यादा जगमगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर आती हैं, इसको बोलते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मींस सीरीज में ध्यान रखना जिसकी रेटेड वैल्यू ज्यादा होती है वो कम जगमगाता है, और पैरेलल में जिसकी रेटेड वैल्यू ज्यादा होती है वही ज्यादा जगमगाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और देखते हैं और डिस्कशन हम करते हैं, इस कंसेप्ट को आप नोट करना। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो दो बल्ब हैं, मान लीजिए दो बल्ब हैं B1 और B2, क्लियर है। लेट्स से इसकी रेटेड वैल्यू है P01 V01 और इसकी रेटेड वैल्यू है P02 और V0, लेट्स से V0 में सेम ले लेता हूं, क्लियर है। मतलब कि लेट्स से 100 वॉट बल्ब, 50 वॉट बल्ब, 100 और 100, इसको V0 ले लेते हैं, क्लियर है। 220 वोल्ट और 220 वोल्ट, क्लियर है। अब मान लीजिए इसको, इन दोनों को मैं सीरीज में लगा देता हूं, विद अ बैटरी V। इन दोनों को मैंने सीरीज में लगा दिया विद बैटरी V। कौन ज्यादा जगमगाएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेटेड वैल्यू किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, क्लियर है। अब मुझे निकालना था टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल पावर निकालनी थी कि जैसे ही मैं इन दोनों बल्ब को लगा दूंगा तो मेरे पास टोटल पावर कंजम्पशन कितनी आएगी, क्लियर है। वो बहुत ही इजी है। कैसे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, V0 स्क्वायर बाय P01। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, V0 स्क्वायर बाय
P02। क्लियर है एकदम। इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2। क्लियर है। अब इस सर्किट में करंट कितना दौड़ेगा, देखिए जब भी बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको यही सोचना है कि मुझे रेजिस्टेंसेस के साथ डील करनी है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि सभी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस क्या होते हैं, रेजिस्टर्स। क्लियर है। तो सर्किट का करंट कितना होगा वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कितना होगा V/R1 प्लस R2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। लेट्स से इसकी आउटपुट पावर है P1 और इसकी आउटपुट पावर है लेट्स से P2। सो P1 कैसे निकालेंगे भाई, P1 कैसे निकालेंगे, P1 क्या होगा I²R1 दैट मींस V²/R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इनटू R1। क्लियर है एकदम। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये सिंपली या फिर P2 और निकाल लेते हैं। P2 क्या आएगा, P2 क्या आएगा I² इंटू R2। I की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा V²/R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R2। तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी भाई P1 प्लस P2। अगर दोनों को आप ऐड करा दोगे, P1 और P2 को अगर आप ऐड करा दोगे तो देखिए ये चीज कॉमन आ जाएगी, V²/R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कॉमन, और अंदर क्या बन जाएगा R1 प्लस R2। एक इससे एक कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगा V²/R1 प्लस R2। क्लियर है एकदम। अब देखिए R1 और R2 की वैल्यू उठा करके वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा V²/R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V0² में P01 प्लस V0² में P02। क्लियर है। अब यहां से V0² कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा V/V0²/1/P01 प्लस 1/P02। क्लियर है एकदम। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा ये V/V0 का होल स्क्वायर P01 P02 अपॉन में P01 प्लस P02। So this is the expression of total power. So total power consumption कितनी आ गई, सिंपली total power consumption कितनी आ गई V/V0 का होल स्क्वायर P01 P02 अपॉन में P01 प्लस P02। लेट्स से, ये तो मैंने जनरल केस करा दिया, लेट्स से V will be equals to V0, जो कि होता है मोस्टली, V will be equals to V0, तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी P01 P02 अपॉन P01 प्लस P02। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन में P टोटल बराबर 1 अपॉन P01 प्लस 1 अपॉन P02 एंड सो ऑन। इसको आप ध्यान रखिए। क्लियर है एकदम। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, बट 99% केसेस में V will be equals to what V0। क्लियर है। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। नेक्स्ट अप्रोच पर चलेंगे। Now we will connect them in parallel combination and see what is the total power. Let's say हमने इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V। Let's say this is B1 and this is B2। क्लियर है। अब हमें पता है इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा V, इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा V। सो इसकी आउटपुट पावर कितनी आएगी P1, वो आएगी V²/R1। V²/R1 की वैल्यू कितनी होगी V0²/P01 दैट मींस V/V0 का होल स्क्वायर इनटू P01। इन द सेम मैनर P2 कितना आएगा V²/R2, वैल्यू पुट करेंगे R2 की तो कितना आएगा V0²/P02 दैट मींस V/V0 का होल स्क्वायर इनटू P02। सो यहां पर टोटल पावर कितनी आ जाएगी, सिंपली ऐड कर दो V/V0 का होल स्क्वायर P01 प्लस P02। क्लियर है। और लेट्स से V बराबर V0 में टोटल पावर कितनी हो जाएगी P01 प्लस P02। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्लियर है एकदम, मतलब सिंपली हम ऐड करेंगे। क्लियर है एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसको आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम हम देखते हैं। बल्ब से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रॉब्लम हम यहां देखते हैं। लेट्स से एक प्रॉब्लम है कि हाँ, मान लीजिए 4 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं लाइक दिस, इस तरीके से 4 आइडेंटिकल बल्ब हैं और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। क्लियर है? 4 आइडेंटिकल बल्ब्स आर देयर। क्वेश्चन ये है, अरेंज देम इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। क्लियर, अरेंज करना है, आइडेंटिकल है, दैट मीन्स सभी का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। देखिए ऐसे मत सोचिए कि ये बल्ब लगे हुए हैं, ऐसे सोचिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, रजिस्टर्स लगे हुए हैं। क्लियर एकदम। नाउ अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सभी का रेजिस्टेंस मान लो हम R मान लेते हैं। क्लियर एकदम, सभी का रेजिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, R। तो देखिए नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज 2R और R पैरेलल देन सीरीज, तो कुछ ना कुछ करंट भी निकलेगा, लेट से I। क्लियर है, यहां से I करंट गया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब ये I करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखिए ये आपको पता ही रखा है, मैंने ये करंट डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा रखा है। इसका रेजिस्टेंस 2R है और इसका रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R है। लेट्स से यहाँ करंट गया I1 और यहाँ करंट गया लेट्स से I2। सो आपको मालूम है I1 रेशियो I2 वो किसके बराबर होगा, 1/R1 रेशियो 1/R2। दैट मीन्स 1/2R रेशियो 1/R, दैट मीन्स 1/2। सो I1 रेशियो I2 कितना आ गया, 1/2। सो I1 कितना आएगा, 1/3 इंटू I। दैट मीन्स यहां से करंट कितना गुजरेगा, I/3। यहां से करंट कितना गुजरेगा, I/3, और यहां से 2I/3। अब देखिए इसके अक्रॉस पावर क्या लिख दूंगा मैं, I² R PA। इसके अक्रॉस पावर क्या लिख दूंगा, I² R। इसके अक्रॉस पावर क्या लिखूंगा, देखिए इसके अक्रॉस पावर क्या लिखूंगा, PD। I कितना है इसका, 2/3, दैट मीन्स 4I² 9 इंटू R। अब देखो इनके अक्रॉस करंट सेम है, तो PB will be equals to PC will be equals to I² 9 इंटू R। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैक्सिमम पावर किसकी है, A की, देन B और C की सेम है, मैक्सिमम पावर A की है, B और C की सेम है। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करेंगे, सो PD इज ग्रेटर देन PB इज इक्वल्स टू PC। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और सबसे ज्यादा किसकी है, PA की। सो दिस इज द ऑर्डर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इस तरीके से हम प्रॉब्लम करते हैं, इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 3 आइडेंटिकल बल्ब हैं A, B और C, और एक वो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो इनिशियली इसकी कुछ ब्राइटनेस भी हो गई, पावर भी हो गई सर्किट में, और A की पावर, B की पावर, C की पावर। वो ये कह रहा है कि बताओ जैसे मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा, बताओ पावर में और ब्राइटनेस में क्या क्या चेंज आएगा। तो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम करते हैं, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो हम कैसे टैकल करते हैं कि इनिशियल सिचुएशन लिख लो और फाइनल सिचुएशन लिख लो। इनिशियल मतलब बिफोर क्लोजिंग द स्विच एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। पहले हम बिफोर क्लोजिंग द स्विच की कहानी देख लेते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, बिफोर क्लोजिंग द स्विच तीनों बल्ब सेम है और V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं, तीनों के तीनों सीरीज में है। तो हर एक के क्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, V/3। हर एक के क्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, V/3 और V/3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम? हर एक का क्रॉस ड्रॉप हमें पता चल गया। और करंट सर्किट में कितना होगा, देखिए सर्किट में करंट कितना होगा, V/3R। सर्किट में करंट कितना होगा, V/3R। हर एक के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, इतना होगा। सो PA निकाल लो, PA कितना होगा, I² R, दैट मीन्स
v by 9r square into r, that means v square by 9r। ये क्या निकाल दिया, a के क्रॉस कितनी पावर जनरेट हो रही है। सिमिलरली b के क्रॉस निकालिए, b के क्रॉस क्या आएगा, i स्क्वायर r सिंपली, तो कितना आ जाएगा ये भी v स्क्वायर बाय 9r, सब कुछ आइडेंटिकल है। तो p अक्रॉस c कितना हो जाएगा, सिंपली i स्क्वायर r, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 9r। ये हमने पावर निकाल लिया, क्लियर है। तो ब्राइटनेस सबकी सेम है और पावर भी सबकी सेम है। अब जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, मतलब आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा, तो देखिए क्योंकि यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो ये वाला बल्ब क्या हो जाएगा, शॉर्ट। ये वाला बल्ब क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अब ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, मतलब अब करंट सिंपली इस तरीके से फ्लो करेगा। दैट मीन्स अब सिर्फ यही दो बल्ब रह गए, तो हर एक के क्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, v/2 करंट कितना हो जाएगा भाई, v/2r। सो pa कितना हो जाएगा, pa i स्क्वायर r, दैट मीन्स v स्क्वायर बाय 4r। क्लियर है। pb कितना हो जाएगा, सिमिलरली pb कितना हो जाएगा, i स्क्वायर r से v स्क्वायर बाय 4r, और pc कितना हो जाएगा भाई, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इस तरीके से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर है एकदम, कि किसकी ब्राइटनेस बढ़ गई, किसकी ब्राइटनेस घट गई, किसके अक्रॉस ड्रॉप घट गया, किसके अक्रॉस ड्रॉप बढ़ गया। इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम टैकल करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। ये कंसेप्ट आप नोट करिए, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। हम और कंसेप्ट देखते हैं, चलिए। नाउ अब एक कंसेप्ट आता है मैक्सिमम पावर का, वो हम देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R, और उसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं जिसका EMF कितना है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उसका R। तो सर्किट में करंट दौड़ रहा होगा, कितना दौड़ रहा होगा वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इसके अक्रॉस कितनी पावर जनरेट हो रही होगी, वो क्या होगी, I स्क्वायर R। दैट मीन्स E स्क्वायर अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। ये पावर जनरेट आ गई। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, E कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है, लेकिन कैपिटल R क्या है, वेरी। जैसे जैसे आप कैपिटल R को वेरी करोगे, मान लीजिए वेरिएबल है, जैसे जैसे आप कैपिटल R को वेरी करोगे, वैसे वैसे पावर जनरेट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल वेरी। अगर वेरी करेगी तो देखिए एक मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी कि भाई इससे ज्यादा मैक्सिमम पावर आपको सर्किट में नहीं मिल सकती। तो देखो हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। अब P किसके साथ वेरी कर रहा है, R के साथ, तो हम क्या कर देंगे, dP बाय dr, और उसको किसके बराबर डाल देंगे, 0 के। मैथमेटिक्स आप कर सकते हो सिंपली, जब आप इसको R को डिफरेंशिएट करोगे और उसको 0 के बराबर डाल दोगे, तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल r, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। स्मॉल r इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। कैपिटल R इज व्हाट, वो रजिस्टर उसका रेजिस्टेंस, सर्किट का वो रजिस्टर उसका रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपको पावर को मैक्सिमाइज कराना है। क्लियर है। तो क्या कंसेप्ट निकल के आ गया, व्हेन the resistance of this resistor will be equals to the internal resistance of the battery, in that case the maximum power will develop across this resistor। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम। और कितनी मैक्सिमम पावर होगी, तो सिंपली R की वैल्यू उठा करके स्मॉल r डाल दो, तो क्या आ जाएगा, E स्क्वायर स्मॉल r अपॉन में स्मॉल r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। सो दिस आंसर विल बी इक्वल्स टू E स्क्वायर बाय 4r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसको आप नोट करिए, हम प्रॉब्लम करेंगे, इस थ्योरम को आप नोट करिए। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए एक सर्किट है,
ये 5 ओम, ये 6 ओम, ये x ओम रजिस्टर, ये पूरा सिस्टम एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर ओम। वो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट यू विल गेट द मैक्सिमम पावर अक्रॉस द सर्किट। अब आपको मालूम है मैक्सिमम पावर के लिए सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, ईएमएफ के इंटरनल रेजिस्टेंस के। अब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखिए दोनों पैरेलल में लगे हुए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6x अपॉन में 6 प्लस x और ये इसके साथ सीरीज मतलब प्लस 5 और वो किसके बराबर होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट मींस 6x अपॉन में 6 प्लस x विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2। दैट मींस 6x बराबर 12 प्लस 2x दैट मींस 4x बराबर 12 दैट मींस x बराबर 3 ओम। दैट मींस इसका आंसर कितना आ गया 3 ओम। क्लियर है। सो इस तरीके से हम बहुत सारी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। यहाँ पर हमने बैटरी उनके कॉम्बिनेशन के बारे में सीखा और हमने हीटिंग इफेक्ट जाना, करंट का हीटिंग इफेक्ट बल्ब के बारे में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। थैंक यू फॉर नाउ।